नमस्कार। मेरा नाम दिनेश खुराना। आई एम एन ऑथर। आज मैं आपसे बात करूंगा द प्लानिंग ऑफ एंटायर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया। आज की डेट में इनकी टोटल पॉपुलेशन भी है 135 करोड़ एंड टू प्लान फॉर 135 करोड़ वेरियस फैसिलिटीज़, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे हिसाब से इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। थोड़ा मैं आपको पहले बैकग्राउंड बताऊं, स्पेशली जब इतने लार्ज स्केल पे मैन पावर की प्लानिंग करनी पड़ती है। एक जरूरत तब पड़ी थी जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और ख़त्म होने के नज़दीक था, और एलाइड पावर्स मींस ब्रिटिश, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर एंड ऑल द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस वॉर। जब वॉर ख़त्म होने पे नज़दीक आ गया तो उनकी सबसे बड़ी वरी ये थी कि इतने जो लोग रिलीज़ होंगे वॉर के बाद, जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो इनको हम किस तरह से एम्प्लॉय करेंगे, किस तरह बिजनेस रिवाइव होगा। आज भी वही चीज़ है। कोरोना पिछले 2 साल से तहलका मचा रखा है और शायद ही कोई ऐसा कंट्री हो जो अफेक्टेड ना हो। वैसे मैं तो कहूँगा कोरोना भी ख़त्म होने के नज़दीक है और हमें वही सब कुछ करना पड़ेगा जो वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने से पहले शुरू कर दिया गया था। ऐसी बड़ी स्किल्स हैं जो ख़त्म हो गई, ऐसे बड़े वोकेशंस हैं जो ख़त्म हो गए, ऐसे बड़ी स्किल्स हैं जो नई बनी, ऐसे बड़े वोकेशंस हैं जो नए बने। तो हमें अपने देश के यूथ को स्पेशली और दूसरों को भी इस तरह ट्रेन करना है कि ये हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। एजुकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, दैट वी ऑल नो। अगर किसी कंट्री को ख़त्म करना हो, आप शायद बुलेट से, बॉम्ब से नहीं ख़त्म कर सकते। उसके एजुकेशन सिस्टम को टेम्पर या टिंकर कर दो और वो कंट्री अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। वही कुछ चीज़ हिंदुस्तान में हुई है। आज से 15 साल पहले सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, चाहे वो स्टेट की हों या सेंट्रल की हों, और थोड़े से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे बिरला की थी, टिस था, इस तरह के और चंद जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस दिया गया था। पिछले 2005 के बाद या 2004-5 के बाद या पिछले 15-16 सालों में जब से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं और डीन बनना इतना आसान हो गया, तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया जिनका काम है बारिंग ए फ्यू। आप थोड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, अमृता है, एमआईटी है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का सिर्फ ये काम है कि पैसे बच्चों से लेना और उनको सर्टिफिकेट दे देना। सिर्फ सर्टिफिकेट देने से बच्चे समझते हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी। हो सकता है मिल भी जाए, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि अपनी नौकरी खोने में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। तो आज इतनी यूनिवर्सिटीज़, इतनी टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं कि किसी भी पेरेंट या किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट सी हो जाती। और हमें इसको ठीक करने के लिए बड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें तो अपनी वर्कफोर्स को, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉयबल करना है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। पूरे वर्ल्ड के लिए अगर आप इसको बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि द टाइम हैज़ कम to allow the private universities abroad, the popular universities, Oxford, Stanford, etc., कि यहाँ आके अपने कैंपसेस सेटअप करें या यूनिवर्सिटी सेटअप करें। उनको बच्चे मिलने की तकलीफ़ नहीं होगी, बिकॉज हमारे बच्चे वैसे ही बहुत बाहर जाते हैं। द लैक्स ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड, और उनका नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और कितना पैसा कंट्री का इन बच्चों की एजुकेशन में खर्च होता है, वो तो इट गोज़ इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इतना कुछ करने के बाद भी
बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, क्योंकि बाहर जाके भी अगर तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गया है तो एम्प्लॉयबल हो जाएगा। अगर वहाँ भी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या किसी छोटे कॉलेज में चला गया तो उसकी एम्प्लॉयमेंट फिर मुश्किल हो जाती है। फिर कुछ हमारे रूल्स ऐसे हैं या उस कंट्रीज़ के रूल्स ऐसे हैं जो आपको परमिट नहीं करते वहाँ लंबा काम करने के लिए, अनलेस यू हैव गॉट ए वेरी स्पेसिफिक एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विच दे नीड। जब वो बच्चे वापस आते हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिली, दे बिकम डिसइल्यूशन। वो बच्चे बहुत ही रेडिकल हो जाते हैं, और ये सच भी है। ज़्यादा मैं ना कह के इतना ही कहूँ कि हमारी ये जो टाइम आ चुका है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे कंट्रोल, ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, प्राइवेट जस्ट लाइक जैसे स्कूल्स के अंदर, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एग्ज़ाम कॉमन होता है। उस कॉमन एग्ज़ाम में वो एक बेंचमार्क है, चाहे वो बच्चा डीपीएस का है, मॉडर्न का है या गवर्नमेंट स्कूल का है, उन सबको एक ही एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो इसका मतलब यार्ड स्टिक एक ही है। कॉलेज के कोर्सेज में ऐसा कुछ नहीं है। अब सर्टिफिकेशंस हैं स्पेशली बाहर, वो आपका एग्ज़ाम टेस्ट लेके आपको देख लेते हैं। आपकी अगर आपको एज ए डॉक्टर बाहर जाना है, दे टेस्ट योर मेडिकल नॉलेज, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग जॉब, दे टेस्ट यू इन योर इंजीनियरिंग स्किल्स एक्सेट्रा। तो ये इन बातों को ठीक करने के लिए जितना टाइम ख़राब होने में लगा, उससे ज़्यादा टाइम शायद ठीक करने में लगा। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के पिछले 45 साल, 45 ईयर्स ऑफ माई वर्क लाइफ अगर मैं देखूं, तो मुझे समझ आता है कि इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग वी हैव कम डाउन द हिल, बल्कि हमारी नेगेटिव तरक्की हुई है। अब किसी भी चीज़ को ले लो, चाहे हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये सब के सब डिक्लाइन ही दिखा रहे हैं। एक तो कोरोना की वजह से, और दूसरा अवेलेबल एजुकेशन, जो एम्प्लॉयबल लोग हैं वो अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि किसी भी कंट्री के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, उसकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना और मिलिट्री उसको प्रोटेक्ट करना। आज आप देख रहे हैं कंट्री लाइक अफ़गानिस्तान, वहाँ देखिए कि इवन अफ़गान्स दे वांट टू लीव दैट कंट्री बिकॉज तालिबान्स दे वांट टू इम्प्लीमेंट शरीयत, जिसका मतलब है कि ओल्ड सिस्टम ऑफ रूलिंग द इस्लामिक कंट्रीज़। और उससे प्रोग्रेस तो बहुत दूर, आपकी नेगेटिव प्रोग्रेस होती है और अच्छे लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं। और अगर मैं इसका मूल कारण बता दूं कि वहाँ की अगर डिफेंस फोर्सेस इफ़ेक्टिव नहीं थी, उसका ना इफ़ेक्टिव होने की वजह सिर्फ यही थी कि वो भी शरीयत चाहते थे, इस्लामिक ओल्ड रूल चाहते हैं, क्योंकि उसमें डोमिनेंटली मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है और फीमेल ना के बराबर या नहीं है। तो वो चाहते हैं कि उनका राज मेल डोमिनेशन का बना रहे। आज की डेट में मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन हम नंबर 2 पे आ चुके हैं। हमारा नाम चाइना के बाद आता है। नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स इन द कंट्री। इसका मतलब ये है कि हमने टेक्नोलॉजी अपनाई, हमने नंबर 2 कम्युनिकेशन में हो चुका। सिर्फ मोबाइल फ़ोन हाथ में आ जाने से कोई एम्प्लॉयबल नहीं हो जाता। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बेस है, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन है या फिज़िकल काइंड ऑफ एजुकेशन है या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी कह सकता हूँ, वो आजकल ज़्यादा नहीं चलेंगे, तो चिल्ड्रन, ग्रोन अप, इवन द ओल्डेज कैन अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। अभी देखिए चौटाला साहब जो एक्स CM ऑफ हरियाणा, उन्होंने अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया एट द एज ऑफ 80। तो कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी एज में कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन ने इसको और भी बदल दिया। हमें सिर्फ
ह्यूमन रिसोर्स प्लान का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्लान ही करना है। बेसिकली बर्थ से लेकर एटर्निटी तक, या बर्थ से लेकर जब तक आप की पुण्यतिथि तक गवर्नमेंट को किसी न किसी चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। बच्चा पैदा हुआ, उसको मैटरनिटी केयर चाहिए, मैटरनिटी सेंटर चाहिए। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसको प्ले स्कूल चाहिए, जिसको हिंदी में आंगनवाड़ी भी बोलते हैं, और बच्चों की नर्सरी। फिर बच्चे और बड़े हुए, उनको स्कूल एजुकेशन चाहिए, और बड़े हुए उनकी स्किलिंग। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, उसको पता है कि मैं ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकता किसी इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन में, तो उसको चाहिए कि अपने स्किल को पहचाने, या जहाँ वो पढ़ता है उसके इंटरेस्ट को जाना जाए और उसको बताया जाए, बच्चे ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो वो हमारे कंट्री में अभी तक नहीं होता। अच्छा, दूसरी जो ट्रेनिंग है, स्किल ट्रेनिंग, आज भी हम बड़े ट्रेडिशनल वे में उनको करते हैं। अप्रेंटिस एक्ट तो एक है ही है, पर जो दूसरी चीज़ें अगर आपने देखी हों कि कोई इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, डेंटर है, वो अपने नीचे असिस्टेंट रख लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और उनको ट्रेन करता है, और वो उसको उस्ताद बोलते हैं, और वो उनको गाली निकाल के या किसी भी तरह से धमका के उनको इस्तेमाल करता है। तो ये चीज़ें जब बच्चे ने सिर्फ उसी एज से ही शुरू कर दिया तो काम तो सीख जाएगा, पर उसकी अपनी प्रोग्रेस बहुत देर में शुरू होती है। उसका बस एक ही चीज़ है कि हमारे पास स्किल्स के कॉलेज हों, जहाँ पर बच्चे जा सकें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें या स्किल्स पैदा कर सकें, और फिर उसकी एम्प्लॉयबिलिटी हो। कितनी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट स्किल्स की, ये पूरा एक प्लान होता है। कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोफेशनल्स की, इसका एक प्लान होता है। हमें कितने मेडिकल कॉलेज चाहिए, नॉर्म्स तो हैं, मेडिकल काउंसिल उसको देखती है, बट इन इंटायरिटी अगर आप देखें कि हमें सारे प्रोफेशन के बारे में ऑन ए कॉमन ग्रिड सोचना पड़ेगा। भाई, इन बच्चों को अगर किसी प्रोफेशन में जाना है तो वो प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए कि उसकी भरपाई हो जाए, उसकी एम्प्लॉयमेंट उसको मिल जाए। अगर उसने इंजीनियरिंग करके और उसके को जॉब नहीं मिला, तो आपने उसका टाइम भी ख़राब किया, बल्कि उसका करियर ही ख़राब कर दिया। क्योंकि एक बार बच्चे के 4 साल अगर ठीक लाइन पे नहीं निकले, वो बच्चा कभी वापस अपनी ठीक लाइन पे आना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे गंगा का पानी एक बार ऋषिकेश से निकल गया और ये पहुंच गया बिहार तक, फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो इसी तरह से जब बच्चा 4 साल तक किसी प्रोफेशन में उसने जिसकी ट्रेनिंग ली, उसको जॉब नहीं मिली, तो अपना प्रोफेशन तो भूल ही जाता है, और कभी माफ़ नहीं करता कि उसको ऐसी चीज़ क्यों कराई गई जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें बड़ा साफ पता होना चाहिए हमें कितने प्रोफेशनल चाहिए, कितने हमें डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, आर्किटेक्ट्स चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए। ये नहीं कि हम इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें कि जो मर्जी लोग करते रहें और उसके बाद देखा जाएगा, तो उससे हमारी सिचुएशन और बदतर हो जाएगी। और स्पेशली आईटी के युग में जो ट्रेन नहीं है उसके लिए जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ें पहले फिजिकली की जाती थी वो आजकल टेक्नोलॉजी से की जाती हैं। जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो जो बच्चे पास स्किल्स नहीं हैं वो काम ही नहीं कर पाते। अब मैं आप तक पहुंच रहा हूं एक टेक्नोलॉजी के सहारे। अगर ये टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है तो मैं शायद आपके पास पहुंच भी नहीं पाता। तो इसके लिए हमें डिफरेंट ट्रेड्स के लोग चाहिए ट्रेंड। कोई वीडियो बना रहा है, कोई अच्छी फोटोग्राफी जानता है, कोई अच्छा कोई एक लेक्चर दे सकता है किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो स्कूल का है, कॉलेज का है, और जिसको बच्चे देख सकते हैं, एक बार नहीं बार बार देख सकते हैं। ये स्कूल का या कॉलेज का लेक्चर नहीं है। आप अगर टीचर चला गया तो लेक्चर ख़त्म हो गया। यहाँ तो एक बार लेक्चर दे दिया, और अच्छे लेक्चर को वो तो ऑलरेडी वीडियो बन जाते हैं आजकल, उस वीडियो को बार बार देखें और आपको लगेगा
कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। अब कहते हैं कि हम आईटी, वी आर नेचुरल workforce for IT. Yes, I agree. But we have to think big. अगर हम छोटी छोटी दुकान खोल के अगर बैठ जाएंगे, बड़ा नहीं सोचेंगे, तो हमारा वही हाल होगा जो आज हो रहा है। अब जो बड़े बड़े नाम, सुंदर पिचाई है, जो गूगल का सीईओ, नडीला है, जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, इनको जब एनवायरनमेंट मिले तो ये लॉन्च हुए। अगर ये हिंदुस्तान के एनवायरनमेंट में रहते, शायद उस तरह की खूबियाँ इनमें नहीं पाई जाती। तो अगर हम एनवायरनमेंट देने में सक्षम नहीं हैं तो ट्रेन मैन पावर तो बाहर जाएगी। तो जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आ जाती हैं वो बड़ा सेलेक्टिवली काम करती हैं। कोई टॉप यूनिवर्सिटीज़ नहीं चाहती कि उसके बच्चे अनट्रेंड बाहर निकल के यूनिवर्सिटी का नाम खराब करें। तो मेरी आज के इस छोटे से टॉक में यही गुजारिश है कि कोई भी स्किल होना, कोई भी हुनर होना, कोई भी वोकेशन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनस्पत की आप कहे जी मैंने एमए पास कर ली, मैंने पीएचडी हिस्ट्री में कर ली। अरे जब उसकी जॉब नहीं है क्यों किया, क्यों टाइम ख़राब किया? अगर आपका इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा उसके अंदर तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स if you want to be a great historian. You have to be different from others if you want to be a great economist. अगर आप सोचें कि मैं इकोनॉमिक्स करके और पीएचडी करके मेरे को टॉप जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हमने तो ये भी देखा कि एक कांस्टेबल कैन बिकम ए एसीपी इन इंडिया। यूएस के अंदर तो एक कांस्टेबल किसी भी लेवल तक पहुंच सकता है अपने एग्ज़ाम पास करके। तो इन सब चीज़ों को मैं समझ यही करूँगा कि वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स प्लान, नॉट ओनली फॉर स्किल्स बट फॉर एवरीथिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्स वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ भी हैं, उनको उस प्लान के तहत में ही काम हमको प्लान करना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो विद दिस आई क्लोज माई टॉक and wish you all for giving me a patient hearing. Thank you very much.